हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय वर्तिका राजपूत मोटिवेशन वीडियो। जी हाँ, आज आप लोगों के लिए एक ऐसी वीडियो लेकर कर रही हूँ जिसे सुन कर के आप लोगों के वास्ते में रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अगर ऐसी जिस लड़की की मैं कहानी आप लोगों को आज जर्नी आबी थी इस वीडियो में सुनाने जा रही हूँ, शायद आप खुद सोचेंगे कि ये हादसा होने के बाद में तो कोई भी लड़की जीने के लिए बिल्कुल अपना दम ही तोड़ देगी, वो जीना ही नहीं चाहेगी। पर जो इस लड़की की आज आपको कहानी बताने जा रही हूँ, आप सोच कर के भी सोचेंगे कि इनमें कितनी हिम्मत है, कितना हौसला है, कितना आत्मविश्वास है कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी डट के सामना किया और अपनी मंजिल को हासिल की। जी हाँ, आपको यूपी शहर में रहने वाली एक ऐसी ही यास्मीन की कहानी आज आपको मेरे वीडियो में देखने के लिए मिलेगी। जी हाँ, यास्मीन थी 2 बहनें, 1 भाई और पूरा परिवार ही साथ में रहते थे। जी हाँ, 9 लोग बिल्कुल साथ में ही रहते थे, जैसे चाचा-चाची, माता-पिता और 3 ये भाई-बहन। गर्मियों का टाइम था, जैस्मिन थी, ये सिलाई करके पैसे कमाया करती थी और इन्होंने पढ़ाई ज़्यादा उस टाइम कुछ ही नहीं कर रखी थी, सिर्फ़ ओनली 5वीं क्लास पास थी। पर सिलाई करके पैसे कमा लेती थी और एक छोटी-सी पहचान थी कि हाँ, ये थी क्योंकि यास्मीन को सिलाई करने का भी शौक था, तो वो घर में बैठ कर के ही सिलाई किया करती थी। एक दिन का वक़्त ऐसा था कि ये सभी लोग रात को छत पे घर पे आराम से सो रहे थे। किसी ने पता नहीं किसको क्या दुश्मनी होती है कि तेज़ाब की जो बोतल होती है वो एकदम ऊपर से नीचे से ऊपर फेंक दी जाती है और जो लोग सो रहे थे ये सबसे ज़्यादा एसिड और तेज़ाब का असर यास्मीन और यास्मीन की बहन पे होता है। उस टाइम ये लोग ऊपर सो रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे कोई बारिश हो रही हो और गरम-गरम पानी जैसे मुँह पे गिर रहा हो, शरीर पे गिर रहा हो, इस तरीके से कुछ लग रहा था। लोग भाग कर कर आए, चिल्लाने की आवाज़ सुन कर के। कोई बोल रहे पानी डालो, कोई बोले दूध डालो। बस यास्मीन और यास्मीन की बहन को यही लग रहा था क्योंकि जो सबसे ज़्यादा जो इसका पड़ा एसिड का, वो यास्मीन और यास्मीन की बहन के ऊपर ही असर पड़ा। दूसरे दिन होश आता है तो यास्मीन एम्स हॉस्पिटल में अपने आप को पाती है, दर्द से चिल्लाती हुई कि उसके साथ ये क्या हो गया? कुछ समझ में नहीं आ रहा था। पूरे शरीर पे ऊपर से लेकर के नीचे तक, पैर तक, पूरे शरीर पर एसिड से ये दोनों बहनें इस तरीके से झुलस जाती है कि माँ-बाप को भी सामने आने से माँ-बाप भी कतरा रहे थे। क्योंकि वो अपनी 2 बेटियों को ऐसा देख कर के कभी डॉक्टर ये ना कह दे कि आपकी एक बेटी नहीं रही है या आपकी दोनों बेटियाँ ही नहीं रही है, क्योंकि दर्द उस टाइम इतना तेज़ हो रहा था, इतना तेज़ हो रहा था कि मौत से भी भयानक दर्द हो रहा था। यास्मीन को लग रहा था कि ये मेरे साथ में क्या हो गया है? जब यास्मीन, क्योंकि एसिड एक ऐसी चीज़ होती है कि धीरे-धीरे वो शरीर की चमड़ी के साथ में हड्डियों को भी गलाती जाती है। जी हाँ, और दिन बर दिन यास्मीन को इसका दर्द सहन करना पड़ रहा था। यास्मीन और यास्मीन की बहन सोच रहे थे कि शायद एक दिन में या दूसरे दिन या तीसरे दिन हमें छुट्टी मिल जाएगी। पर उनको ये नहीं पता था कि उनको यहाँ पे पूरे 1 महीने हॉस्पिटल में गुज़ारना है। धीरे-धीरे ये दर्द भी बढ़ता गया और जब यास्मीन और यास्मीन की बहन को शीशे में बिल्कुल भी नहीं दिखाने के लिए नहीं ले जाते थे। यास्मीन और वो उसकी बहन दोनों ही ज़िद्दी करते थे कि हमें हमारा चेहरा तो देखना, एक बार हमें आईने के सामने तो ले जाइए। और उसके मम्मी-पापा ने बिल्कुल मना कर दिया कि नहीं, तुम्हें अभी नहीं लेकर के जाएँगे, तुम इस अवस्था में नहीं हो। जब यास्मीन की ड्रेसिंग करी जाती थी, यास्मीन को नहलाया जाता था दोनों बहनों को, तो जैसे कोई शरीर पर आँगन के अंदर पानी के साथ जैसे रेड पूरा खून ही होता था। लगता ही नहीं था कि ये बहनें पानी से नहाई हुई है। इस तरीके से लगता था कि ये बहनें जैसे कोई खून से ही नहा रही हो, क्योंकि पूरा शरीर इनका झुलस गया था और जब इनकी ड्रेसिंग करके इनके पट्टी की जाती थी, तो इतना दर्द होता था, इतना दर्द होता था। पर यास्मीन फिज़िकल तरीके से तो पूरी हार चुकी थी, पर मेंटल तरीके से वो स्ट्रॉन्ग थी। वो सोचती थी कि नहीं, आज नहीं तो कल छुट्टी मिलेगी सही। पहले की जैसे मैं आम ज़िंदगी जीऊँगी सही। ये एक दिन रोज़ यास्मीन यही सोचती-सोचती हर दिन बदलता जाता है, हर दिन निकलता जाता है और एक दिन ऐसा आ जाता है कि यास्मीन को डिस्चार्ज के पेपर आ जाते हैं, क्योंकि 1 महीने तक यास्मीन इंतज़ार करने में ही रह जाती है कि कब छुट्टी मिलेगी। एक दिन ये होता है कि यास्मीन और यास्मीन के माता-पिता कहीं छोड़ के उनको थोड़ी देर के लिए बाहर जाते हैं। तब उनकी बहन थी, वो बहुत ही चंचल थी। वो अपनी बहन के पास आकर के बोलती है
कि दीदी हम चलें एक बार ड्रेसिंग में जाकर के चेहरा तो देख लें आईने में जाके। तो वहीं वॉशरूम में एक आईना था। दोनों बहनें बिल्कुल धीरे-धीरे वहाँ जाती है। आईने में शक्ल देखती है तो देख के घबरा जाती है। सोचती है ये कौन है जो पट्टियों-पट्टियों से लिपटी हुई है। आवाज़ तो सिर्फ़ उनकी लग रही थी, पर चेहरा वो समझ में नहीं आता, कहीं काला, पीला, बिल्कुल रेड कलर का, इस तरीके से उनका चेहरा हो रखा था। पर वो चुपचाप घबराई हुई रो कर के आकर के बैठ जाती है, पर अपने पापा-मम्मी को नहीं बोलती कि हमने जाकर के आईने में शक्ल देख ली है। क्योंकि अगर उनको रोता हुआ देख कर के उनके जो मम्मी-पापा हैं, उनका कॉन्फिडेंस शायद गिर जाता। पर उनकी माँ थी, वो बहुत हिम्मत वाली थी। वही कॉन्फिडेंस यास्मीन के में आया, जो यास्मीन बिल्कुल हारी नहीं कि अगर ये हुआ तो कोई बात नहीं, इसका भी सामना करेंगे। एक दिन ऐसा है कि यास्मीन को छुट्टी मिलती है दोनों बहनों को, दोनों बहनें घर पे जाती है। घर पे जाते-जाते कई लोग ऐसे मतलब यूँ गंदा इल्ज़ाम लगाते हैं कि ज़रूर किसी लड़के के साथ में इनका हुआ होगा चक्कर, उन लड़कों ने इनके ऊपर तेज़ाब डाल दिया होगा, या फिर कुछ ऐसा बोल देते हैं, हाँ, कहीं सगाई हो गई होगी और फिर इन लोगों ने शादी छोड़ दी होगी, तो शादी नहीं करी होगी, इसलिए लड़कों ने ना इसके ऊपर तेज़ाब फेंक दिया। किसी की ये टिप्पणी होती है कि ये तो लड़कियाँ है ही खराब है, किसी लड़कों के साथ में होगा, उन लड़कों ने आकर के इनके ऊपर एसिड डाल दिया होगा। यास्मीन और यास्मीन के माता-पिता को इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ा। जहाँ सपोर्ट करना चाहिए था रिश्तेदार और समाज के लोगों को, वहीं वो इनके ऊपर अलग-अलग टिप्पणियाँ करते थे पीछे से। पर यास्मीन पे इस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। यास्मीन ने सोचा बोलने दो, लोगों को काम है कहना, कहते रहने दो। यास्मीन बाहर जाने से बहुत कतराती थी, क्योंकि जो लोगों की निगाह थी देखने की, एक नज़रिया ही अलग होता है। और पर ये नहीं समझ सकते कि इस इंसान ने कितनी पीड़ा सही होगी, जो तेज़ाब का एक बूंद भी गिर जाए कितना, और जिसमें इनका पूरा शरीर झुलसा हुआ था। फिर भी यास्मीन की जो माँ थी, इन दोनों बहनों को अपने साथ बजा ले जाया करती थी कि कम से कम ये बाहर निकलना तो जाने, कि बाहर तो निकले। डरती-डरती यास्मीन, बच्चे कैसे होते हैं जो अपनी माँ का हाथ या स्वेटर या कपड़ा पकड़ कर चलते हैं, वैसे ही यास्मीन और यास्मीन की बहन दोनों अपनी माँ का इस तरीके से ही हाथ पकड़ के डरती-डरती चलती थी। पर यास्मीन की माँ बोलती थी कि तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, तुमने कोई गुनाह नहीं किया है। यास्मीन को वहीं कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। और जो यास्मीन की जो बड़ी मम्मी थी, उन्होंने उनको हौसला करा कि अब तुम घर पे मत बैठी रहो, अब तुम आगे कुछ ना कुछ करो। यास्मीन ने सोचा कि मुझे अब 10वीं और 12वीं क्लास पास करनी है। एक बार उसने 10वीं का घर बैठे ही तैयारी करी। 1-2 के अंदर रह गई, फिर एग्ज़ाम दिया, 10वीं पास करी और इसी तरीके से 12th पास कर ली। ये तो उन्होंने घर में रह कर के पढ़ाई कर ली, पर आगे कॉलेज था, तो कॉलेज तो इनको बाहर जाना ही पड़ता। यास्मीन ने बहुत कॉन्फिडेंस और आत्मविश्वास अपने में भर के कॉलेज जाती थी। कॉलेज में कई लड़का और लड़कियाँ टिप्पणी करते थे कि ये लड़की कैसी है, और कई ऐसे थे जो इनको सहयोग भी करते थे, इनके साथ रहते थे। पर यास्मीन इन लोगों की किसी की परवाह नहीं करती थी। दुःख तो उसे बहुत होता था कि वो कैसे या क्या करेगी। यास्मीन ने घर पे लेके रह के ही 10वीं और 12वीं क्लास करी, तो उसको इंग्लिश इतनी नहीं आती थी, और बाकी जो उसने वो इंग्लिश इतनी मतलब वो थी कि वो इंग्लिश से पीछा छुड़वाना चाहती थी। इसी से ही उसने पास की कोई कॉलेज में लिया जहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों ही चल रहे थे। इस तरीके से वो ग्रेजुएशन वगैरह भी पढ़ लिख कर लेती है। आगे जा कर के यास्मीन को कोई सलाह देता है कि तुम क्यों नहीं नर्सिंग कर लेती हो, नर्सिंग करो तुम आराम से। तब यास्मीन होती है, वो नर्सिंग की तैयारी करने के लिए फॉर्म भरती है, तो वहाँ पता चलता है कि नर्सिंग की पूरी पढ़ाई ही इंग्लिश में होती है और साइंस भी साथ में होती है। यास्मीन का उस टाइम हौसला टूट जाता है कि मैं इंग्लिश से तो पीछा छुड़वा के मैंने कॉलेज चेंज करी, पर यहाँ पे इसके साथ में साइंस है, जो तो मेरे दिमाग से परे ही है। फिर भी यास्मीन बोलती है कि मैं करूँगी। यास्मीन लोगों का सामना करते हुए, उनकी बातों का सामने करते हुए इंग्लिश की अलग से कोचिंग लेती है और नर्सिंग की पढ़ाई पूरी करती है। पर जैसे ही टाइम आता है आगे नौकरी करने का, वहाँ पे जो होते हैं हॉस्पिटल वाले, उनका एक उन्होंने बोल दिया कि तुम्हें, क्योंकि आप सबसे अलग हैं, तो आपको कोर्ट के इनका लेकर कर आना पड़ेगा नौकरी करने के लिए। तो सोच में पड़ जाती है कि क्या करे ये केस दर्ज करती है। कोर्ट बोल देता है कि आप उनसे बड़े वहाँ पे जाइए और वहाँ से जाकर के पूछिए। फिर ये होता है कि उस टाइम जो ये यास्मीन होती, उस टाइम ये हार जाती है कि इस चीज़ के लिए भी, मुझे नौकरी करने के लिए भी कोर्ट की रज़ामंदी की ज़रूरत पड़ेगी। फिर भी यास्मीन होती है कि ये
2 या 3 जगह जाकर के ये अप्लाई करती है और यास्मीन को वहाँ से मंजूरी मिल जाती है नौकरी करने के लिए हॉस्पिटल के अंदर। और यास्मीन बहुत खुश होती है, बहुत खुश होती है। और फिर इसी तरीके से होता है कि यास्मीन का रिजल्ट का टाइम होता है और यास्मीन का रिजल्ट का नर्सिंग का टाइम वो आता है पास होने का, और बहुत ही अच्छे नंबर से यास्मीन पास हो जाती है और वहाँ उसको इस हॉस्पिटल के अंदर नर्सिंग की नौकरी मिल जाती है। यास्मीन थी वो बहुत खुश होती है कि एक जो लड़की थी जो 4 दीवारों से भी बाहर निकलना से डरती थी, आज उसने कॉलेज करी और आकर के उसने नर्सिंग का करा, जहाँ उसे बहुत सारे लोगों से मिलना होता था। इस तरीके से वो लोगों की जो इस तरीके से जो पीड़ित होते हैं उनकी वो इतनी अच्छी तरीके से सेवा करती है कि उसे राष्ट्रीय पुरस्कार भी दिया जाता है। और हाँ, इतना बड़ा हौसला उसके लिए भी इनको राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाता है यास्मीन को। जी हाँ, और यास्मीन के एक चीज़ का दौर था कि जब यास्मीन किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाती थी, तो हमेशा कोने का ही टेबल देखा करती थी कि मुझे कोने में बैठ के जहाँ लोगों की निगाह मुझ पे नहीं पड़े। 1 या 2 बार वो ऐसे डरी, पर जो उसकी बड़ी मम्मी थी उसने बोला कि कब तक तुम लोगों से भागोगी? कब तक? उनकी आँखों में मिला कर के आँख उनका जवाब दो, तभी लोग ये जवाब पूछना, सवाल पूछना बंद करेंगे। तब यास्मीन में कॉन्फिडेंस लेवल आया, जब भी उससे कोई पूछता था तो वो बिल्कुल आँखों में डाल के आँखें और जवाब दिया करती थी और चीज़ का। और फिर वो ये बोलती थी मैं इन चीज़ों का जवाब देना ज़रूरी नहीं समझती, क्योंकि उसे अपनी पढ़ाई पे, अपनी नर्सिंग की पढ़ाई पे कौन वो करना था, फ़ोकस करना था, तो वो चीज़ों का जवाब नहीं देती थी। पर इसकी यास्मीन की जर्नी से यही हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है कि हमें लोगों की परवाह नहीं करनी चाहिए, जो कि मैं हर एक वीडियो में आप लोगों को बोलती हूँ। क्योंकि हमें डिमोटिवेट करने वाले तो 100 में से 90% आपको लोग मिलेंगे और 10% ऐसे लोग मिलेंगे जो हमको मोटिवेट करेंगे, हमें आत्मविश्वास बढ़ाएँगे, कॉन्फिडेंस लेवल हमारा बढ़ाएँगे। पर 90% ऐसे लोग होंगे जो हमें सिर्फ़ 4 दीवारी के अंदर ही रहने और डिमोटिवेट करने के लिए करेंगे। क्योंकि अगर कुछ भी ऐसा हादसा हो जाता है, तो आप ये चीज़ सोचिए कि उस लड़की पे क्या बीतती है। जब उसका चेहरे के ऊपर एक-एक चीज़ ऐसे झुलस जाती है कि वो खुद आईने में देखे तो वो खुद घबरा जाती है। तो सोचिए उस लड़की को, उस महिला को हमें सपोर्ट करना चाहिए या फिर हमें उससे ही सवाल पूछना चाहिए कि तू किसी के साथ भग गई होगी या तेरा किसी के साथ में चक्कर होगा या तू खुद वैसी होगी या ऐसी होगी, वैसी होगी। ये लोग पूछते हैं, ये लोगों को पूछना चाहिए कि सपोर्ट करना चाहिए। आज आप एक बताइए, हमारा हाथ अगर इतना सा भी जल जाता है तो कितना दर्द होता है। जब कोई लड़की इससे पीड़ित होती है तो सोचिए कि उसके ऊपर क्या बीतती है। ये तो यास्मीन थी कि यास्मीन ने इस चीज़ का सामना किया, वरना कोई दूसरी लड़की होती और अगर वो खुद के शरीर को, शक्ल को अगर इस तरीके से देखती, तो शायद वो खुद जाके ही खुदकुशी कर लेती, मर जाती, पर वो जीती नहीं। अगर वो जीती, तो वो 4 दीवारों में बंद रह के अपनी पूरी ज़िंदगी इस तरीके से बिता देती और सामने आने का तो सोचती भी नहीं। क्योंकि अगर ऐसी लड़कियाँ बाहर निकलती हैं, तो लोग इतनी टिप्पणियाँ करते हैं, इतनी टिप्पणियाँ करते हैं, वो इस चीज़ का पीछे का सच नहीं जानने की कोशिश करते कि ऐसा क्यों हुआ होगा। बस वो लोग बेवजह कोई चीज़ जाने उस लड़की के ऊपर इस तरीके से बोल देंगे कि उस चरित्र के ऊपर इस तरीके से सवाल उठा लेंगे कि जैसे पता नहीं लड़की ने क्या गुनाह कर लिया। अरे भाई, इस लड़की के ऊपर जो बीती है उस चीज़ को तो देखो कि किस तरीके से इसने इस दर्द को सहन किया होगा। यास्मीन ने किस तरीके से इस दर्द को सहन किया होगा। आप खुद सोचिए, थोड़ा-सा जल जाने पे हम लोगों को इतना दर्द होता है, तो यास्मीन तो पूरे शरीर से जल चुकी थी। जो यास्मीन के लंबे-लंबे बाल थे, यास्मीन अपने बालों के लिए रोने लगी थी कि मेरा सिर से लेकर के पूरे मेरे बाल वगैरह तक जल गए थे। ऐसी लड़की, ऐसी महिलाओं को तो हमें उन पर गर्व होना चाहिए, और जो इतने आगे बढ़ी और समाज सेवा भी करी और ऐसे लोगों की भी सेवा करती है, उनको प्रेरित करती है, उनको मोटिवेट करती है कि हमें ज़िंदगी में कभी हारना नहीं चाहिए, कभी भी नहीं हारना चाहिए। क्योंकि अगर हमने हार मान ली, तो हमारा पूरा जीवन ही इसी चीज़ में व्यतीत हो जाएगा। एक बार अगर इस हार का अच्छी तरीके से सामना कर लोगे ना, तो ज़िंदगी में आपको कोई भी नहीं हरा सकता है। ये बात हमेशा आप लोग जान कर के रखिए। और सबसे बड़ी चीज़ होती है कि मैं आप लोगों को फिर बार-बार बोल रही हूँ कि कॉन्फिडेंस लेवल ही एक ऐसा लेवल होता है कि हमें दुनिया में जिताने का और आगे बढ़ाने का हौसला देता है।
आज भारत में आपको कई ऐसी पीड़ित महिलाएं या लड़कियां देखने के लिए मिलेगी जिनके ऊपर लड़के एसिड फेंक देते हैं, उनका पूरा चेहरा खराब कर देते हैं। पहली बात तो इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा प्रतिबंध लगाना चाहिए। ये चीज़ें ऐसे देनी ही नहीं चाहिए जिनसे किसी को ऐसे हो। और दूसरी बात एक चीज़, हम ये बोलेंगे कि हमें बेमतलब किसी के ऊपर बिना उसका कुछ जाने उसके चरित्र के ऊपर कभी भी उँगली नहीं उठानी चाहिए। किसी का चेहरा देख के या किसी की बात से हमें ये नहीं सोच लेना चाहिए कि ये ऐसे खराब होंगे, ऐसे होंगे, बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। तो सोच समझ कर के ऐसी बातें करें कि उन लोगों को ठेस ना पहुँचे। हम लोगों को, जो लोग ऐसी टिप्पणियाँ करते हैं वो तो 2 शब्द बोल कर के चले जाते हैं, पर उस इंसान पे क्या बीतती है, ये तो आप सोच कर के देखिए। तो हमें इन लोगों को हौसला देना चाहिए कि ना ही बल्कि इनका हौसला तोड़ना चाहिए। तो यस्मीन पे वास्तव में गर्व की बात है कि यस्मीन ने अपनी पहचान बनाई, अपनी ज़िंदगी से हारी नहीं और उन्होंने आगे जीने का एक कुछ नया ज़रिया ढूँढा। तो इस कहानी से मुझे पता है, इस जर्नी से आप लोगों को बहुत कुछ मोटिवेट होने के लिए सीखने सीखने को मिला होगा और मेरी कोशिश यही होती है कि आप लोगों के लिए मैं ऐसे ही मोटिवेशन वीडियो लेकर कर आती रहूँ, ताकि मेरी छोटी-छोटी ये मोटिवेशन वीडियो आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने का हौसला दे। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है? मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएँ। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको शेयर करिएगा ताकि आप लोगों के लिए मैं और भी प्यारी-प्यारी वीडियो और ऐसी मोटिवेशन वाली वीडियो अपने चैनल पर लेकर कर आती रहूँगी। तो जब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।